देखिए, जो आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो उसका नाम है भरण पोषण मेंटेनेंस। जो भरण पोषण होता था 1956 के पहले ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था भरण पोषण को लेकर। इसका कारण क्या था? उस समय संयुक्त परिवार होता था और ज्वाइंट फैमिली होने के कारण जो घर का मुखिया होता था वो सभी लोगों का भरण पोषण करता था। लेकिन 1956 आते आते ये देखा गया कि संयुक्त परिवार का विघटन होने लगा और एकल परिवार आने लगा। तो जब संयुक्त परिवार का विघटन होने लगा, एकल परिवार आने लगा, तब ये हुआ कि भरण पोषण की मांग करने लगे लोग। और ख़ासकर जो मांग करने लगे वो पत्नी मांग करने लगी, वाइफ। और जो अवयस्क माइनर बच्चे होते वो मांग करने लगे। इसके बाद जो ओल्ड मदर फादर है वो मांग करने लगे। तो जब मांग करने लगे तब भारत सरकार ने 1956 में, 1956 के पहले भरण पोषण का कोई प्रोविज़न नहीं था। 1956 में पहली बार पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया। भारतीय संसद ने 1956 में पहली बार एक कानून बनाया। इस कानून का नाम है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम। देखिए, इस एक्ट के शुरुआत में ही लिखा गया हिंदू। इसका मतलब है ये कानून केवल हिंदुओं के लिए बनाया गया था। मुस्लिमों के लिए क्यों नहीं बनाया गया था? जो मुस्लिम महिलाएं होती थीं वो अपने निकाह के समय अपने होने वाले शौहर से क्या करती थी? मेहर की डिमांड करती थी, दावर। और वो मेहर जो होता था उस समय अपना यूज़ करती थी जब कभी पति उन्हें तलाक दे देता था या पति की मृत्यु हो जाती थी। इसीलिए उस समय भारत सरकार ने ये केवल हिंदू महिलाओं के लिए बनाया। इसमें जो ये कानून बनाया गया ये सिविल नेचर का था। जब कभी किसी पत्नी को या अवयस्क बच्चों को या ओल्ड मदर फादर को मेंटेनेंस लेना होता था तो सिविल सूट लाना पड़ता था, उसे दीवानी वाद लाना पड़ता था। ये कानून 1956 में बन गया, चलता रहा चलता रहा। इस कानून में एक सबसे बड़ी कमी थी। सबसे बड़ी कमी ये थी, नो इंटरिम मेंटेनेंस। अंतरिम भरण पोषण का कोई उपबंध नहीं था। यानी कि जो वादी होता था, प्लेंटिफ होता था, जब अपना सिविल सूट फाइल करता था सिविल कोर्ट में कि मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए, तो जो उस समय सिविल कोर्ट को पावर ही नहीं दी गई थी कि वो अंतरिम भरण पोषण का आदेश दे सके। अब क्वेश्चन ये होता था कि अगर मान लीजिए किसी ने 1957 में, 58 में, उस समय के में भरण पोषण का वाद लाया, उसका मुकदमा चला 4 साल 5 साल। तो जिस दिन वो वाद लाया, सूट लाया, तब से लेके 4-5 साल तक वो क्या खाएगा? कैसे उसका भरण पोषण होगा? ये इस एक्ट में एक कमी थी। इसके बाद जब 1973 आया तो 1973 में हम लोगों के लिए भारतीय संसद ने एक नया कानून बनाया। और जो कानून बनाया, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दंड प्रक्रिया संहिता 1973। ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो बनाई गई थी, इसने स्थान लिया है किसका? 1898 ईस्वी के दंड प्रक्रिया संहिता का। इसने जो स्थान लिया है सीआरपीसी 1898 का, ब्रिटिश पीरियड का। जो 1898 की सीआरपीसी थी उसमें मेंटेनेंस का प्रोविज़न नहीं था। लेकिन जब 1973 में हमारी सरकार ने ये कानून को बनाया, सीआरपीसी को, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की संकल्पना ले रखी है आर्टिकल नंबर 38 में, क्या भारत कैसा देश होगा? वेलफेयर स्टेट होगा, लोक कल्याणकारी राज्य होगा। तो लोक कल्याणकारी राज्य होने के कारण हम लोगों ने 1973 में जब अपने पुरानी सीआरपीसी को रिप्लेस किया और नई सीआरपीसी बनाया 1973 में, तो इसका चैप्टर नंबर 9, जो सीआरपीसी 1973 की थी, इसका चैप्टर नंबर 9 सेक्शन 125 से 128, अध्याय 9, धारा 125 से 128 में क्या किया गया? मेंटेनेंस का प्रोविज़न बनाया गया। अब देखिए, ऑलरेडी 1956 वाला, 1956 वाला ऑलरेडी चल रहा है, वो ख़त्म नहीं किया गया, अब आज भी ख़त्म नहीं है, लेकिन अलग से बनाया गया सीआरपीसी में चैप्टर नंबर 9
और धारा 125 से 28। और इसमें पत्नी को, बच्चों को और ओल्ड मदर फादर को मेंटेनेंस के लिए अधिकार दिया गया। और ये कहा गया कि जो ये चैप्टर नंबर 9 है, ये सीआरपीसी में होने के बावजूद भी, जबकि सीआरपीसी हम लोग की प्रोसीजर लॉ है, प्रक्रियात्मक विधि है, इसके बावजूद भी चैप्टर नंबर 9 भरण पोषण को जो अधिकार दिया गया वो कैसा दिया गया? सब्सटेंटिव लॉ का, सारवान विधि का, मौलिक विधि का। और इसको बना दिया गया क्रिमिनल नेचर का, क्रिमिनल नेचर का। और ये कहा गया कि जो क्रिमिनल नेचर का बनाया जा रहा है, जो पीड़ित होगा, विक्टिम होगा, इसके लिए एफआईआर लॉन्च नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए एफआईआर नहीं होगी क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसके लिए कहा गया कंप्लेंट केस। इसके लिए कहा गया परिवार पर संस्थित मामले। जिस व्यक्ति को भरण पोषण लेना होगा, मेंटेनेंस लेना होगा, उसको क्या करना पड़ेगा? कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा, परिवार दाखिल करना पड़ेगा। और कहाँ करना पड़ेगा? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। और इसको चूंकि क्रिमिनल नेचर का बना दिया गया, तो ये कहा गया कि अगर कोर्ट पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में भरण पोषण का आदेश देता है और कोई व्यक्ति उसका पालन नहीं करता, कोई व्यक्ति इसका पालन नहीं करता, कोई व्यक्ति का मतलब जिसे निर्देशित किया गया है, तो उसको 1 महीने की जेल की सजा, 1 महीने की जेल की सजा। अब देखिए 1973 में सीआरपीसी में जब इतना ग्रेट चेंजेस करके नया कानून बनाया गया कि पहली बात कहा गया ये क्रिमिनल नेचर का होगा, फिर ये कहा गया कि इस पर कंप्लेंट फाइल होगी, फिर ये कहा गया कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आपको फाइल करना है कंप्लेंट, फिर ये कहा गया कि अगर जिस व्यक्ति को निर्देशित किया जाएगा कि आप इनको भरण पोषण दीजिए और वो नहीं देता है तो 1 महीने की जेल की सजा। अब देखिए ये जो नया कानून बन के सामने आया, अब जो पीड़ित व्यक्ति था उसके पास 3 विकल्प, बहुत ध्यान से समझिए। जो पीड़ित व्यक्ति जिसको भरण पोषण चाहिए था उसके पास 3 प्रकार के विकल्प। कौन कौन से विकल्प थे? पहला विकल्प उसके पास था 1956 का हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। पहला विकल्प उसके पास था हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, यानी कि पीड़ित व्यक्ति चाहे तो हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 में क्या कर सकता था? मांग कर सकता था। नंबर 2, उसके पास दूसरा विकल्प था कि वो चाहे तो सीआरपीसी की धारा 125 में मेंटेनेंस के लिए फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर दे। तीसरा विकल्प उसके पास क्या था? वो चाहे तो दोनों के दोनों सूट को एक साथ ले आए। उसको ये अधिकार दिया गया था पीड़ित व्यक्ति को, वो चाहे तो सिविल सूट भी ले आवे और चाहे तो वो क्रिमिनल का कंप्लेंट भी ले आए। जो दोनों सूट ले आता था, अगर पीड़ित व्यक्ति दोनों सूट लाता है तो ये ध्यान रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 20 के खंड 2 का उल्लंघन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 20 के क्लास 2 का उल्लंघन नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 20 के भाग 2 में कहा गया है दोहरे दंड से संरक्षण, डबल जियोपार्डी, यानी एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। यहां पर ध्यान रखिएगा क्यों दोहरे दंड से संरक्षण यहां लागू नहीं होगा, क्यों डबल जियोपार्डी का प्रोविजन यहां लागू नहीं होगा? तो आपका आंसर होगा इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि पहला सूट सिविल नेचर का है और दूसरा सूट जो है क्रिमिनल नेचर का है। और डबल जियोपार्डी लागू कहाँ होता है? जब दोनों सूट क्रिमिनल नेचर का हो। इस कारण से डबल जियोपार्डी यानी दोहरे दंड से संरक्षण का नियम लागू नहीं होता यदि पीड़ित व्यक्ति एक साथ सिविल सूट भी लाता है, क्रिमिनल सूट भी लाता है। ठीक है, इतनी बात देखिए क्लियर हो गई आप लोग को। आज देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ आप लोग को बताएंगे, तो बहुत ध्यान से सुनिए। और इस चैप्टर को अगर आप समझ ले जाएंगे तो आपका पीटी भी बहुत अच्छा निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, इंटरव्यू भी आप अच्छी तरह से इसको पास कर पाएंगे। इसीलिए हम आप लोग को शुरुआत से लेकर 2023 तक के BNSS तक के प्रोविज़न को आज बताएंगे। अब ये 1973 में व्यवस्था बन गई कि
दोनों सूट एक सर साथ मैं चल सकते। क्वेश्चन अभी रुक जाइए, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो पूछ लीजिएगा। सुनिए, अब 1973 में यह व्यवस्था बन गई कि आप चाहे सिविल सूट लाओ चाहे क्रिमिनल सूट लाओ। देखिए, जब ये 1973 में बना तो ये माना जाता था कि जो 125 सीआरपीसी का है ये केवल हिंदू क्या नाम है महिलाओं के लिए है, ये मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं है। और 1973 से ये जब 125 का कंप्लेंट फाइल होने लगा तो इसको जो मजिस्ट्रेट लोग होते हैं केवल हिंदू महिलाओं को देते रहते थे। ये कहा जाता था कि हिंदू महिलाओं के लिए व्यवस्था बनाई गई है इसलिए हिंदू महिलाओं को दिया जाएगा। अब आया 1985, 1985, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर मेंटेनेंस के लिए। देखो, 1985 के दौर में एक सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया। केस का नाम साइटेशन के साथ याद रखिए, मोहम्मद अहमद हुसैन वर्सेस शाहबानो। मोहम्मद अहमद हुसैन वर्सेस शाहबानो, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये जब आया तो इसमें जो क्या नाम है शाहबानो बेगम थी, उन्होंने अपने शौहर से धारा 125 सीआरपीसी में मांग किया था भरण पोषण का। मैटर ये इंदौर का था, इंदौर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके बाद वहाँ का हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट आया। तो जो निचली अदालत थी उन्होंने कहा कि भाई जो आप मांग रही हैं 125, आप चूंकि मुस्लिम महिला हैं इसलिए 125 पे नहीं दिया जा सकता, चूंकि 125 सीआरपीसी जो बनाई गई है वो बनाई गई है किसके लिए? हिंदू महिलाओं के लिए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस आया, और इस केस का बड़ा पॉपुलर नेम है शाहबानो केस। शाहबानो केस, तो आप लोग इसको शाहबानो केस के नाम से तो याद रखिए ही, लेकिन कभी कभी इसका पूरा नाम आता है एग्जाम में। तो पूरा नाम है मोहम्मद अहमद हुसैन वर्सेस शाहबानो। जब ये केस सामने आया सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय 1985 में इस केस को डिसाइड करते हुए बोला कि धारा 125 सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। यानी कि जो धारा 125 में भरण पोषण की मांग की जाती है वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। ये किसी धर्म के लिए नहीं बनाया गया, न हिंदू के लिए न मुस्लिम, सभी लोग इसका क्या कर सकते हैं? मांग कर सकते हैं। ये जब जजमेंट आया तो इसका जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे इसका घोर विरोध किए। उनका कहना था कि जो हम लोग का शरीयत का कानून है इसके ये विरुद्ध है। शरीयत का कानून क्या कहता है, जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ हम लोग बोलते हैं, उसमें यह कहा गया था कि अगर किसी मुस्लिम महिला को उसके पति के द्वारा उसको तलाक दे दिया जाता है तो जो मुस्लिम महिला है वो अपने पति से तभी तक क्या नाम है मांग कर सकती है भरण पोषण की जब तक वो इद्दत की अवध में रहेगी। इद्दत की अवध में देखिए, जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं उसमें इद्दत चलता है। इद्दत क्या होता है? तलाक के बाद 3 महीने का होता है। मुस्लिम महिलाओं का 3 महीने का तलाक के बाद इद्दत होता है। उसमें यह देखा जाता है कि कहीं मुस्लिम स्त्री अपने पति से गर्भवती तो नहीं है। कोई मुस्लिम स्त्री जो जिसको अब उसके शौहर ने तलाक दिया है, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो ये देखा जाएगा कि अगर उस स्त्री का मासिक धर्म रुक जाता है, जो लेडीज लोग का होता है, तो 3 बार टेस्टिंग की जाएगी, प्रथम माह, द्वितीय माह, तृतीय माह। अगर उसके पीरियड्स रुक गए तो जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं देगी तब तक उसके पति को उसका भरण पोषण देना होगा। लेकिन अगर उसका मासिक धर्म नियमित रूप में हो रहा है, यानी वो गर्भवती नहीं है, तो केवल 3 माह तक उसका पति उसे भरण पोषण देगा। ये कहता है मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो ये मुस्लिम समुदाय ने ये आपत्ति उठाई कि ये कानून तो हमारे शरीयत के कानून के विरुद्ध है, हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ के विरुद्ध है। तब भारत सरकार ने 1986 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में एक कानून बनाया। उस कानून का नाम क्या है? मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट। मुस्लिम महिला तलाक के पश्चात अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986।
सीरियल से आप लोग को याद रखना है, 1985 के बाद 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों के केस में धारा 125 सीआरपीसी को सेकुलर कर दिया। जब इस पे विवाद उत्पन्न हुआ और ये कहा गया कि ये तो पर्सनल लॉ के अगेंस्ट है, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संसद के माध्यम से ये कानून बनाया। उस समय राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। और इसमें यह कहा गया, दो बातों को जिक्र किया गया। पहला तो जो शाहबानों का केस था उसको डाइल्यूट किया गया, उसको निष्प्रभावी किया गया, और यह कहा गया कि इद्दत की अवधि तक वो मुस्लिम लेडीज क्या करेगी, अपना भरण पोषण की मांग कर सकती अपने पति से। अब ये विवाद कुछ हद तक शांत हुआ। अब देखिए फिर आता है 2001। 2001 में सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर एक केस आया, डेनियल लतीफ़ एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस का नाम फिर से बोल दे रहे हैं, डेनियल DANIL, डेनियल लतीफ़ एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया जिसको हम लोग भारत संघ भी बोलते हैं। जब ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसको डिसाइड किया, और सबसे पहले 1986 ईस्वी का जो एक्ट बनाया गया था कि मुस्लिम महिलाओं को केवल इद्दत तक के लिए दिया जाए, उसको इनवैलिड कर दिया। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये डिसाइड किया कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, अगर उनका पति उनको तलाक दे देता है तो इद्दत के बाद भी वो मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। इद्दत यानी 3 मासिक धर्म व्यतीत होने के बाद भी वो मुस्लिम महिला अपने पति से पूरे जीवन, जब तक जीवित रहती है तब तक मांग कर सकती है, या जब तक वो रीमैरिज नहीं करती तब तक वो मांग कर सकती है। फिर 2001 में ये जो 125 सीआरपीसी था, फिर इसको सेकुलर कर दिया गया। अब देखो 2022 आता है। 2022 में एक सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर केस आया, अनुज गर्ग वर्सेस दीपक कुमार गर्ग। ये 2022 का केस है। इसमें यह कहा गया कि मेंटेनेंस में क्या चीज़ दिया जाए, मेंटेनेंस किन चीज़ों का हो। तो ये कहा गया मेंटेनेंस है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसको देने के लिए बोला जाता है भरण पोषण। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। तो देखो, हम लोग का जो मानव का जीवन होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हम लोग को 2 चीज़ों से हम लोग जुड़े रहते हैं। एक तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसको हम लोग कहते हैं नेसेसरीज फॉर लाइफ। दूसरा होता है लग्जरी आइटम जिसको हम कहते हैं भोग विलास की वस्तु। जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर आप लोग थोड़ा सा सोचें, बताएं कि जो एंड्रॉयड मोबाइल है जिसमें ढेर सारे सोशल मीडिया के जुड़े हुए हैं, इसके यूज़ करने वाले जो लोग इसको यूज़ करते हैं एंड्रॉयड मोबाइल, सही रूप में यूज़ करने वालों का परसेंटेज ज़्यादा है या फालतू यूज़ करने वालों का परसेंटेज ज़्यादा है? फालतू यूज करने वाले का परसेंटेज। देखिए, जैसे मान लीजिए किसी को क्लास लेना है, एजुकेशन लेना है, किसी को सपोज कर यूट्यूब पर कोई वीडियो देखना है, किसी को गूगल से कोई चीज़ सर्च करना है, तो चलो तो बात समझ में आती है, वो है। लेकिन आज क्या हो गया है कि जिसके पास खाने की ठीक से व्यवस्था भी नहीं है, रोटियां भी नहीं है, वो भी 20,000, 25,000, 30,000 का मोबाइल लिया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या है? लग्जरी आइटम है। तो देखो, जो सप्लाई फॉर नेसेसरी है इसमें 5 चीज़ें आती हैं। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में 5 चीज़ें आती हैं, और यही 5 चीज़ों की मांग भरण पोषण में की जा सकती है। नंबर 1 खाना, रोटी। नंबर 2 तन ढकने के लिए कपड़े। तीसरा रहने के लिए आवास।
3 ये हैं। फिर इसका चौथा नंबर पे रखा गया है इसमें स्वास्थ्य, हेल्थ, और 5वें नंबर पर रखा गया एजुकेशन, शिक्षा। तो अब इसको आप लोग इसको ध्यान रखना कि जो भरण पोषण होता है इसमें 5 चीज़ें आती हैं: रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा। इसके अलावा जितना चीज़ है, देखिए शिक्षा में ही आप लोग का एंड्रॉयड मोबाइल आया है। अब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो अगर आप शिक्षा ले रहे हो तो अगर आपके पास मोबाइल नहीं रहेगा तो आप शिक्षा नहीं ले सकते। तो आपके लिए ये क्या है, नेसेसिटी है, आपके लिए ये नेसेसिटी है। लेकिन जो ये सब चीज़ों को नहीं यूज़ कर रहा है, दिन भर फालतू चला रहा है, दिन भर रील देख रहा है, रील बना रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, मिस यूज़ कर रहा है। तो 5 चीज़ जीवन की आवश्यकताओं के लिए कहा गया है कि इसी को भरण पोषण के रूप में मांग कर सकता है कौन, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता। अब आया हम लोग का नया वाला कानून। नया वाला कानून आया BNSS। BNSS देखो, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, इसका चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 में सेक्शन 144 से 147 प्रेजेंट टाइम में जो रन कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में आज के डेट में भरण पोषण के लिए हिंदू स्त्रियों या हिंदू बच्चों या हिंदू माता पिता के पास 2 कानून, मुस्लिमों के लिए 1 कानून। आज के समय में हिंदुओं के लिए कौन से 2 कानून हैं? एक तो 1956 वाला जो हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम है, वो आज भी जिंदा है, वो खत्म नहीं हुआ है, वो ऑलरेडी चल रहा है। आप उसको चाहो तो उसको यूज कर सकते हो, उसमें भी आप अपना सिविल सूट फाइल कर सकते हो, वो खत्म नहीं किया गया है। दूसरा, हम लोग को जो नया कानून मिला, CRPC 125 को रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया, और CRPC 125 की जगह पे 144 लाया गया, 144 लाया गया। ठीक है, एक दिन हमने आप लोग को बताया था कि 125 में 19 को प्लस कर लो तो आपको आगे की धारा आ जाएगी, तो 125 में 19 को प्लस करो, 144 आ जाएगी। अब प्रेजेंट टाइम में धारा 144 आई। अब देखिए, धारा 144 में मेंटेनेंस की मांग कौन कौन कर सकता है? ठीक है, भरण पोषण की मांग कौन कौन कर सकता है? नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति ने शादी नहीं किया है, विवाह नहीं किया है, तब क्या स्थिति होगी, और विवाह किया है तब क्या स्थिति होगी? अगर किसी व्यक्ति ने सपोज करिए विवाह नहीं किया है, वो सक्षम है, तो उससे भरण पोषण की मांग उसके वृद्ध माता पिता कर सकते हैं। उसके जो वृद्ध माता पिता हैं उससे भरण पोषण की मांग कर सकते हैं कि आप मेरे भरण पोषण की व्यवस्था करिए। उसकी शादी हो गई, तो शादी होने के बाद जो माता पिता वाला है वो जिंदा रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। जो माता पिता का भरण पोषण करना है, आप शादी नहीं करते हो तब भी करना है, और शादी करते हो तो भी करना है। शादी करते हो तो एक नया आपसे रिश्ता जुड़ता है जिसको बोलते इन लॉज। इन लॉज, ठीक है, आपके एक नेचुरल मदर फादर हैं, एक आपके प्राकृतिक माता पिता हैं, ठीक है ना, और शादी हो गई तो विवाह के रिश्ते से आपकी पत्नी आ गई, तो वो भी आपसे भरण पोषण की मांग कर सकती है। पत्नी आ गई, बच्चे पैदा हो गए, बच्चे हो गए तो बच्चे भी भरण पोषण की मांग करेंगे, बच्चे भी भरण पोषण की मांग करेंगे। ठीक है, अब ये कहा गया कि पत्नी अगर भरण पोषण की मांग करती है, बच्चे भरण पोषण की मांग करते हैं, या वृद्ध माता पिता भरण पोषण की मांग करते हैं, और मांग करने के साथ साथ जिस दिन वो कंप्लेंट फाइल करते हैं BNSS के सेक्शन 144 में, और अपने कंप्लेंट के साथ कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इंटरिम मेंटेनेंस दिलाया जाए, अंतरिम भरण पोषण दिलाया जाए, तो ये ध्यान रखिएगा BNSS में नया प्रोविज़न जोड़ दिया गया। ये प्रोविज़न जोड़ा गया कि अगर कोई भी पक्षकार, चाहे वो वृद्ध माता पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, अगर वो मेंटेनेंस की मांग करते हैं और मेंटेनेंस के साथ कंप्लेंट में ये भी लिख देते हैं कि मुझे अंतरिम भरण पोषण दिलाया जाए,
जब तक मेरे केस का डिस्पोजल ना हो, जब तक मेरे केस का अंतिम रूप में निस्तारण ना हो, तब तक क्या कहा जाता है कि जो विपक्षी पक्षकार है, ये केस किसके नाम चलता है? कंप्लेनेंट वर्सेस एक्यूज्ड, परिवादी बनाम अभियुक्त। तो अभियुक्त को निर्देशित किया जाए कि मुझे अंतरिम भरण पोषण दे। न्यायालय के ऊपर बाध्यता रख दिया गया है मैक्सिमम 60 डेज। कंप्लेंट फाइल होने के 60 दिन के भीतर कोर्ट को इंटरिम मेंटेनेंस पर अपना ऑर्डर दे देना है। और 60 दिन क्या है? मैक्सिमम। मिनिमम 1 डेज, मिनिमम 1 डेज। मिनिमम का वैसे जिक्र तो नहीं किया गया है, लेकिन आप बोल सकते हो कि मिनिमम का मतलब है सेम डेज, 1 डे। कोर्ट डिसाइड कर सकते हैं ठीक है, इनको मेंटेनेंस अलाउ किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम क्या है? 60 दिन। यही सबसे बड़ी जो गैपिंग थी, कमी थी, उसको दूर किया गया। अब आता है कि एक पत्नी कब भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक पत्नी कब भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। ये वाला प्रोविजन जो था वो सीआरपीसी के सेक्शन 125 के सब क्लास 4 में था, धारा 125 के उपधारा 4 में था। अब ये BNSS में आ गया है धारा 144 का 4, धारा 144 का 4। ठीक है, अब यहां पे आता है, इसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप लोग के साथ डिस्कस किया जा रहा है। देखो, पत्नी कब भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। नंबर एक, जाड़ता, एडल्ट्री। नंबर एक, जाड़ता, एडल्ट्री। देखिए, जब हम लोग की आईपीसी एग्जिस्टेंस में था तो आईपीसी की धारा 497 497 में जार कर्म को एक अपराध माना गया था। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया था, जोसेफ साइंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जोसेफ साइंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जार कर्म को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। यानी जो जार कर्म था, एडल्ट्री था, वो क्या हो गया? असंवैधानिक। असंवैधानिक मतलब कि अब वो अपराध नहीं रह गया। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, भले वो अपराध न रह गया हो, अगर कोई स्त्री जार कर्म कर रही है, देखो जार कर्म एडल्ट्री होती क्या है? अगर कोई मैरिड वुमेन, अगर कोई विवाहिता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के साथ लैंगिक संभोग करती है और उस फिजिकल रिलेशन को डेवलप करने के लिए कंसेंट भी देती है, इसको बोलते एडल्ट्री। इसको बोलते एडल्ट्री। यदि कोई मैरिड वुमेन अपने हस्बैंड के अलावा किसी दूसरे जेंट्स को अपने साथ फिजिकल रिलेशन डेवलप करने के लिए कंसेंट दे देती है तो उसको बोलेंगे एडल्ट्री। और अगर फिजिकल कंसेंट के लिए नहीं देती है तो उसको बोलेंगे रेप। यही दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर है। अगर मैरिड वुमेन ने कंसेंट नहीं दिया है और तब कोई थर्ड पर्सन उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप कहलाएगा। लेकिन अगर मैरिड वुमेन ने कंसेंट दे रखा है तो उसको एडल्ट्री कहलाया जाएगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडल्ट्री ऑफेंस नहीं है। चलो, ऑफेंस नहीं मान लिया गया। जब एडल्ट्री ऑफेंस था तो क्या जो हस्बैंड होता था वो अपने वाइफ को कोई पनिशमेंट दे सकता था? जो मैरिड वुमेन्स होती थी, जब जार कर्म अपराध था तो क्या विवाहिता स्त्री को दंड दिया जाता था? नो, नो सर। नो। आज भी नहीं दिया जा सकता। ठीक है, पहले क्या था कि जो थर्ड पर्सन होता था उसको दंड दिया जाता था। वर्तमान में कहा गया थर्ड पर्सन को भी दंड नहीं दिया जाएगा क्योंकि ऑफेंस नहीं है। तो जब ऑफेंस था तो पति को एक राइट्स था कि उसका खाना पीना बंद कर दे, उसका खाना पीना बंद कर दे। और आज भी वही पति को अधिकार दिया गया है कि अगर किसी की पत्नी जार कर्म में लिप्त है तो आज भी पति को अधिकार दिया गया है कि उसका मेंटेनेंस बंद कर दे। ये ध्यान रखिएगा, नंबर एक। नंबर दो, ये कहा गया है कि अगर पत्नी युक्त कारण के बिना
यदि पत्नी विदाउट रीजनेबल रीजन अपने हस्बैंड का घर छोड़ देती है, यदि पत्नी बिना युक्त किस कोई कारण नहीं है, बस अपना बोरिया बिस्तर लेके चली गई तो जाओ। तो ये कहा गया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो पति उसको भरण पोषण देने के लिए बाध्य नहीं है। तीसरा, यदि पति और पत्नी के बीच में पारस्परिक सहमति से तलाक हो जाए, म्यूचुअल कंसेंट से, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तो वो कहता मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तो जब दोनों लोग म्यूचुअल कंसेंट से कोर्ट में एप्लीकेशन दे देते हैं और दोनों के बीच में तलाक हो जाता है, तब यह कहा जाता है किस बात का मेंटेनेंस, किस बात का मेंटेनेंस। ठीक। नंबर 4, यदि पत्नी पर्याप्त धन अर्जित कर रही है, यदि जो उसकी वाइफ है वो सफिशिएंट अमाउंट अर्न कर रही है, वो टीचर है, जुडिशल ऑफिसर है, एपीओ है, वो एडवोकेट है, किसी भी ऐसे काम को कर रही है, उसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, तो ये कहा जाता है जो मेंटेनेंस है वो गवर्न होता है कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 21 से। जो भरण पोषण शासित होता है वो संविधान के अनुच्छेद 21 से। संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसी व्यक्ति को भूख प्यास से तड़प तड़प के मरने मत दो। तो जब वो पर्याप्त धन अर्जित कर रही है तो ये कहा गया तब उसको भरण पोषण देने के लिए उसका पति जिम्मेदार नहीं है। 5वां कंडीशन, यदि पत्नी द्विविवाह कर लेती, यदि पत्नी क्या करती है, कोई रीमैरिज कर लेती है, ठीक है, तो जब रीमैरिज करेगी तो बाईगेमी कहलाएगा, द्विविवाह कहलाएगा। ऐसी स्थिति में पति उसका भरण पोषण करने के लिए बाध्य नहीं है। अब आता है वृद्ध माता पिता। कब वृद्ध माता पिता भरण पोषण की मांग नहीं कर सकते? कब वृद्ध माता पिता भरण पोषण की मांग नहीं कर सकते? देखो, अगर नंबर 1, यदि वृद्ध माता पिता पर्याप्त धन अर्जित कर रहे हैं, सपोज करिए मदर फादर हैं तो ओल्ड, लेकिन अभी उनको वो सर्विस में हैं, या उनको अच्छी खासी पेंशन मिलती है, या जो मदर फादर है लीडिंग लॉयर हैं, माने जाने डॉक्टर हैं, उनका अच्छा खासा बिजनेस है, तो ये कहा गया कि ऐसी स्थिति में वो मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकते। इसका फायदा बेटों ने खूब उठाया। तब 2007 में कानून बनाया गया। 2007 में कानून बनाया गया माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल अधिनियम, पेरेंट्स एंड ओल्ड पर्सन की देखभाल केयर करने के लिए एक्ट बनाया गया। और ये कहा गया कि अगर वृद्ध माता पिता हैं, उनके पास पर्याप्त धन है, खूब धन है, लेकिन धन से करेंगे क्या? वो उनकी सेवा की जरूरत है, उनको दवा की जरूरत है, उनको टहलने की जरूरत है, उनको मनोरंजन की जरूरत है, उनको स्वास्थ्य की देख करने की जरूरत है। तब 2007 के कानून के द्वारा कहा गया कि आप उनको अगर पैसे से मदद नहीं करते हो, इसलिए नहीं करते कि वो पैसा खूब अर्जित कर रहे हैं, लेकिन आपको उनको क्या करना है? देखभाल करना है। जैसे ओल्ड हैं, अगर उनको हॉस्पिटल जाना है तो आपको हॉस्पिटल ले जाना है, उनको मेडिसिन है तो मेडिसिन ला के रखना नहीं है, मेडिसिन को निकाल के आपको खिलाना है। जैसे जब आप छोटे थे, आप बीमार होते थे तो माता पिता आपके मुंह के अंदर टैबलेट रख के आपको पानी पिलाते थे, उसी तरह अब वो ओल्ड हो गए हैं तो आप भी उनके मुंह के अंदर टैबलेट है, कैप्सूल है, जो भी दवा है, सिरप है, उसको पिलाएंगे। अगर वो कहते हैं बैठे बैठे मैं बोर हो रहा हूँ घर में, 2 दिन से 3 दिन हो गया, तो आप उनको टहलाने कहीं ले जाएंगे। अगर वो कहते हैं कि मुझे कोई प्रवचन सुनना है, सत्संग सुनना है, जाना है, तो आपको ले जाना पड़ेगा। ये बाध्यता 2007 के कानून के द्वारा डाल दी गई और ये इसको जो है माइनर एक्ट बनाया गया, होल द इंडिया में लागू कर दिया गया। अब आता है बच्चे। देखिए, बच्चे में 2, मेल जेंडर, फीमेल जेंडर। मेल जेंडर के लिए कहा गया 18 वर्ष। जो पुरुष हैं, बालक हैं, 18 वर्ष तक ही उनके माता पिता उनका भरण पोषण करेंगे। 18 वर्ष हो गया, वो हो गए वयस्क, मेजर। तो 18 वर्ष होने के बाद माता पिता
उनका भरण पोषण करने के लिए बाध्य नहीं है। और जो माता पिता उनका भरण पोषण कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो उनकी फीलिंग है, भावनाएं हैं, उसकी वजह से कर रहे हैं, कानून के द्वारा बाध्य नहीं है। अब आ जाओ फीमेल जेंडर। ये कहा गया है कि जो लड़कियां होती हैं उनको मदर फादर तब तक भरण पोषण करेंगे जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। इसमें क्लॉज जोड़ दिया गया है। क्लॉज ये कहता है कि अगर लड़की की उम्र 18 साल हो गई, कानून की निगाह में वो विवाह करने के योग्य हो गई, और मदर फादर ने उसके लिए अच्छा सा वर्ड ढूंढ दिया, लड़का ढूंढ दिया, और लड़की ने मना कर दिया कि मैं भी शादी नहीं करूँगी, मुझे जुडिशल ऑफिसर बनना है, मुझे एपीओ बनना है, मुझे अभी अपना कैरियर संवारना है, मुझे हायर एजुकेशन लेना है, तो मदर फादर उसकी क्या नाम है मेंटेनेंस करने के लिए बाध्य नहीं। और अगर मेंटेनेंस करते हैं तो भावनाओं के आधार पर, फीलिंग के आधार पर, उनको बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो भरण पोषण करें। अब आता है कि जो पत्नी होती है वो अगर भरण पोषण की मांग करती है तो कहाँ पर सूट लाएगी, किस जगह पे सूट लाएगी? तो 4 जगह BNSS में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग लिख लो, एग्जाम में याद रखना। ये कहा गया है एक स्त्री, एक पत्नी को 4 जगह दिया गया है वो अपना सूट ला सकती 144 BNSS का। पहला, जहां पर पति निवास कर रहा है, जहां पर पति निवास कर रहा है, या नंबर 2, जहां पत्नी निवास कर रही है, नंबर 3, जहां अंतिम बार दोनों पति पत्नी के रूप में निवास किए हैं। ये 3 तो CRPC में भी था, चौथा BNSS में जोड़ा गया। या चौथा, जहां उस स्त्री के माता पिता या माता निवास करती हैं। एक एग्जाम्पल लिखिए। ए नामक लड़की जो पटना की है, उसका विवाह बी नामक लड़के से होता है जो लखनऊ में निवास करता है। बी नोएडा में अपनी जॉब करता है। जहां ए और बी दोनों साथ साथ रहते हैं। ए और बी में विवाह विच्छेद की स्थिति आती है और ए गुड़गांव में रहने लगती है। यहां पर ए भरण पोषण का बाद निम्न 4 में से किसी स्थान पर ला सकती है। पहला, जहां पति निवास करता है, अर्थात नोएडा में, जिसको गौतम बुद्ध नगर कहते हैं, गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। या नंबर 2, जहां पत्नी निवास करती है, अर्थात गुड़गांव में।
या जहां अंतिम बार दोनों ने एक साथ निवास किया था। इसमें कोर्ट ये देखेगी कि पत्नी दोनों अंतिम बार कहाँ निवास किए थे। तो अगर मान ली दोनों अंतिम बार लखनऊ में निवास किए थे तो लखनऊ में ला सकती है, अंतिम बार जहाँ निवास किए थे लखनऊ में ला सकती है। या नंबर 4, जहाँ लड़की की माता पिता रहते हैं, यानी पटना के जिला न्यायालय में, पटना के जिला न्यायालय में। तो ये लड़की के पक्ष में 4 विकल्प दिए गए हैं, जहां पर भी आपको अच्छा लगे आप वहां पर मेंटेनेंस का सूट ला सकते हैं। ठीक है। अब देखो जो मेंटेनेंस में क्या नाम है धनराशि है, कोर्ट 2 डेट से दे सकता है। कोर्ट भरण पोषण की धनराशि दे सकता है 2 डेट से। पहला डेट कहा गया है आदेश के दिनांक से, जिस दिन कोर्ट ऑर्डर करता है उस दिन से बोलेगा अब इनको भरण पोषण दिया जाए, या इसे पे टिक लगाइएगा, या आवेदन की तिथि से। नंबर 1 आदेश की तिथि से, जिस दिन कोर्ट ने ऑर्डर किया है, या आवेदन की तिथि से। ये धारा 145 में इसका दिया गया है। और देखिए जो एक और अच्छा चीज आया है इस बार, एक बार अगर भरण पोषण निश्चित हो जाता है, मान लीजिए कोर्ट ने यह बोला कि 20,000 रुपया महिला को प्रतिमाह दिया जाए, यह कहा गया यदि पति की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, पति की नौकरी है, प्रमोशन होने लगा, पति का बिजनेस और तेज चलने लगा, ठीक है, पति का आय और बढ़ गया, तो भत्ते में परिवर्तन, भत्ते में परिवर्तन। तो ये कहा गया कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो उसी तरह अगर पति की आर्थिक स्थिति अच्छी होती जाती है तो पत्नी न्यायालय से ये अनुरोध कर सकती है कि मेरे भत्ते की धनराशि में बढ़ोतरी कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। तो कोर्ट जो है अगर उसको रीजनेबल लगेगा, युक्त युक्त लगेगा, तो पत्नी के जो भत्ते का निर्धारण किया है कोर्ट ने उसको बढ़ा सकता है, उसको बढ़ा सकता है। ठीक है, उसमें परिवर्तन कर सकता है। लेकिन पत्नी को इसके लिए आवेदन करना होगा और न्यायालय को संतुष्ट होना पड़ेगा कि पति की स्थिति अब पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई है, ज़्यादा अच्छी हो गई है। ठीक है। और इसके बाद ये कहा गया कि जो भरण पोषण का आदेश होगा कोर्ट के द्वारा, उसकी जो आदेश की प्रतिलिपि है, आदेश की जो कॉपी है, वो पक्षकार को निःशुल्क दी जाएगी। यानी अगर पत्नी भरण पोषण की मांग करती है तो कोर्ट के ऑर्डर की जो कॉपी है वो फ्री ऑफ कास्ट उसको दी जाएगी। ये नहीं कि उसके लिए कोर्ट से जाके उसको सर्टिफाइड कॉपी के लिए पैसे वगैरह लगाना पड़े। ये कहा गया कि उसकी आर्थिक स्थिति तो खराब है ही है, तो ऐसी स्थिति में उससे सर्टिफाइड कॉपी वगैरह के पैसे न चार्ज किए जाएं, बल्कि उसको फ्री ऑफ कास्ट ऑर्डर की कॉपी दिया जाए और उसको प्रदान कर दिया जाए। अब लास्ट में एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, फिर ये चैप्टर क्वेश्चन ये होता है, अगर एक बार भरण पोषण की धनराशि फिक्स हो गई और पत्नी को भरण पोषण मिलना शुरू हो गया तो कब ये रोका जा सकता है? ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि एक बार कोर्ट के द्वारा भरण पोषण की धनराशि निश्चित होने के बाद पत्नी की भरण पोषण की धनराशि को रोका जा सकता है? नंबर 1, आप में से कोई बता सकता है? मैरिज में सर। और अच्छा, अगर पत्नी कुछ कमाने लगी तब? देखिए ना, 2 लिखिए। नंबर 1, यदि तलाकशुदा स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है, पुनर्विवाह करती है, रीमैरिज करती है। नंबर 2, यदि तलाकशुदा स्त्री
पर्याप्त धन अर्जित करने लगती है। तो इस कंडीशन में जो है ये ध्यान रखिएगा, अगर पति महोदय को पता चलता है, वो फैक्ट्स को छिपाती भी है कि मेरी जॉब लग गई है या मैं प्रोफेशनल वर्क करने लगी हूँ, छिपाता है या रीमैरिज करके छिपाता है। यदि पति को किसी भी तरह से अगर ये दोनों चीज़ें की जानकारी होती है तो वो न्यायालय से अनुरोध करेगा कि अब इनका भरण पोषण बंद कर दिया जाए, क्योंकि अब ये भरण पोषण की जो शर्तें थी उसका उल्लंघन कर रही हैं। ठीक है। अगर कोई तलाकशुदा स्त्री है तो उसके विवाह पर प्रतिबंध है। अगर कोई तलाकशुदा स्त्री है तो रीमैरिज करने पर प्रतिबंध है? नहीं सर। नहीं, कभी मत बोलिएगा हाँ। रीमैरिज पे प्रतिबंध नहीं है, आप रीमैरिज कर सकते हो। रीमैरिज आपका लीगल रहेगा कि इलीगल? लीगल हो सर, लीगल। बाईगेमी माना जाएगा, द्विविवाह? नो सर। नहीं। नो सर। प्रतिबंध ये है कि आप रीमैरिज करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेंटेनेंस बंद हो जाएगा, बस इतना प्रतिबंध है। ये नहीं कहा गया कि आपका तलाक हो गया तो आप रीमैरिज, आपको लगता है कि हम सेकंड हस्बैंड के साथ रहें, हम फिर से शादी कर लें, हम अपने फर्स्ट हस्बैंड से नहीं कुछ लेंगे, आप रीमैरिज कर लो, कोई आपको दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर कोई तलाकशुदा स्त्री है तो सरकारी नौकरी कर सकती है कि मनाही है? कर सकती है सर। कर सकती है सर। वकालत कर सकती है, बिजनेस कर सकती है, जी सर। सब कर सकती है, सब कर सकती है। राजस्थान के एपीओ में तो रिजर्वेशन दिया गया है विधवा स्त्री, तलाकशुदा स्त्री को। तो ये कहा गया है कि आपको स्व अर्जित संपत्ति के लिए कोई रोक टोक नहीं है, बशर्ते अगर आप स्व अर्जित संपत्ति सेल्फ मेड प्रॉपर्टी कमाने लगते हो तो आपका मेंटेनेंस जो हस्बैंड से मिलता है वो आपका रोक दिया जाएगा। ठीक है। अब आपको किसको कुछ पूछना हो पूछ लो, आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। और कल हम आप लोग को जो पढ़ाएंगे लॉजिंग ऑफ द FIR। अब बोलिए।